26 अप्रैल 1986 रात के 1:23। सोचिए, आप सोवियत संघ के चेर्नोबिल पावर प्लांट के कंट्रोल रूम में हैं। अचानक रिएक्टर नंबर 4 का भारी भरकम ढक्कन हिलने लगता है। पूरी इमारत कांप उठती है। वहां मौजूद हर इंसान समझ चुका था कि न्यूक्लियर रिएक्शन अब उनके हाथ से निकल चुका है। आज के इस एनिमेटेड एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी रात की खौफनाक घटनाओं को डिकोड करने वाले हैं, ताकि हर कोई इस जटिल साइंस को आसानी से समझ सके। आपको अंदाजा है कि उस रात जो रेडिएशन हवा में फैला वो कितना था? हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से लगभग 400 गुना ज्यादा। जी हां, 400 गुना। ये आज भी इतिहास की सबसे भीषण परमाणु त्रासदी है। इसका असर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हवा के साथ स्पेन से लेकर स्वीडन तक पूरे यूरोप ने इस खौफ को महसूस किया। धमाका इतना जबरदस्त था कि रिएक्टर के ऊपर रखा 1000 टन, जी हां, 1000 टन का कंक्रीट और स्टील का ढक्कन किसी तिनके की तरह हवा में उड़ गया। अब सवाल यह है कि इतनी मजबूत, इतनी भारी भरकम मशीनरी में ऐसा क्या फेल हुआ कि सब कुछ पल भर में खाक हो गया? यही हम आज गहराई से समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट, जिसे असल में प्लांट की सुरक्षा जांचने के लिए किया जा रहा था, वो दुनिया की सबसे भयानक न्यूक्लियर त्रासदी का कारण कैसे बन गया? इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा और समझना होगा कि ये पावर प्लांट आखिर काम कैसे करते हैं। अब देखिए, बुनियादी तौर पर बिजली बनाने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है। चाहे थर्मल पावर हो या न्यूक्लियर, दोनों में ही भाप या स्टीम का इस्तेमाल करके टरबाइन के पहिए को घुमाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि थर्मल प्लांट में पानी गर्म करने के लिए हम कोयला जलाते हैं, जबकि न्यूक्लियर प्लांट में पानी को उबालने के लिए न्यूक्लियर फिजन यानी परमाणु विखंडन से निकलने वाली भयानक गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। इस जटिल साइंस को एक सिंपल कार के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि रिएक्टर एक कार है। इसमें जो यूरेनियम फ्यूल रॉड्स होती हैं वो कार के इंजन या ईंधन की तरह हैं। जो ग्रेफाइट मॉडरेटर है वो आपके गैस पेडल या एक्सेलरेटर की तरह काम करता है, जो रिएक्शन को तेज करता है। और सबसे जरूरी चीज, बोरॉन से बनी कंट्रोल रॉड्स। ये इस कार के ब्रेक हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन को धीमा करते हैं या पूरी तरह रोक देते हैं। तो अब वापस चलते हैं उस मनहूस रात पर। आखिर वहां चल क्या रहा था? दरअसल प्लांट में एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट हो रहा था। होता क्या था कि पावर कट होने पर बैकअप डीजल जनरेटर को पूरी तरह चालू होने में करीब 1 से 2 मिनट का समय लगता था। तो ये टेस्ट सिर्फ यह देखने के लिए था कि जब तक जनरेटर चालू हो, क्या टरबाइन की बची हुई भाप से उन 1-2 मिनटों तक रिएक्टर के कूलिंग वाटर पंप्स को चलाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि चीजें कैसे बिगड़ी। 25 अप्रैल की रात 11:10 से तैयारियां शुरू होती हैं। टेस्ट के लिए रिएक्टर की पावर को 1600 मेगावाट से घटाकर 700 मेगावाट पर लाना था। लेकिन पावर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से गिरी और महज 30 मेगावाट पर अटकी। और बस यहीं से पूरी प्रक्रिया उनके हाथ से निकलने लगी, क्योंकि कोर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि पावर अचानक इतनी नीचे क्यों गिर गई? इसका असली मुजरिम था ज़ेनॉन पॉइजनिंग। देखिए, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो ज़ेनॉन 135 नाम का एक बाय प्रोडक्ट बनता है। ये ज़ेनॉन न्यूट्रॉन्स को बहुत तेजी से सोखता है। क्योंकि पावर पहले ही बहुत कम कर दी गई थी, ये ज़ेनॉन जलने के बजाय अंदर जमा होने लगा और इसने रिएक्टर के अंदर बिना बताए बहुत जोरदार ब्रेक लगा दिए। पावर इतनी कम हो गई कि टेस्ट रुकने की नौबत आ गई। इसे वापस 700 मेगावाट तक खींचने के लिए शिफ्ट सुपरवाइजर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सुरक्षा के हर नियम की धज्जियां उड़ा दीं। उन्होंने पावर बढ़ाने के लिए लगभग सारी कंट्रोल रॉड्स यानी हमारे ब्रेक्स बाहर निकाल लिए। नियम कहता था कि रिएक्टर में किसी भी हाल में कम से कम 15 कंट्रोल रॉड्स होनी ही चाहिए, लेकिन उस रात अंदर सिर्फ 8 बची थीं। सिर्फ 8। अब अंदर शुरू होता है एक खौफनाक पॉजिटिव फीडबैक लूप। जैसे जैसे पावर बढ़ी, रिएक्टर का कूलिंग वाला पानी तेजी से भाप में बदलने लगा। पानी कम हुआ तो उसकी कूलिंग भी कम हो गई। कूलिंग कम होने से रिएक्शन और तेज हुआ, जिससे और ज्यादा भाप बनी। ये एक ऐसा दुष्चक्र था, एक ऐसा लूप था जो हर सेकंड बेकाबू होता जा रहा था। रात 1:23 पर जब लगा कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर है, तो इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाया गया। मकसद था कि सारी कंट्रोल रॉड्स वापस अंदर जाएं और रिएक्टर तुरंत बंद हो जाए। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही घातक, जानलेवा डिजाइन फ्लॉ छिपा था। इन ब्रेक वाली बोरॉन रॉड्स के टिप्स एक्सेलरेटर वाले ग्रेफाइट से बने थे,
यानी बटन दबाते ही ब्रेक लगने से ठीक पहले कुछ सेकंड्स के लिए गैस पेडल और जोर से दब गया। और इसका नतीजा, इमरजेंसी बटन दबाते ही रिएक्टर की पावर अचानक 33,000 मेगावाट तक शूट कर गई। 33,000। ये एक ऐसा भयंकर पावर सर्ज था जिसे कोई भी मशीन नहीं झेल सकती थी। पल भर में रिएक्टर का कोर पिघलने लगा और कुछ ही सेकंड्स के अंदर 2 बेहद शक्तिशाली धमाके हुए जिन्होंने रिएक्टर नंबर 4 के परखच्चे उड़ा दिए। धमाके के बाद का नज़ारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अंदर मौजूद ग्रेफाइट धू-धू कर जल रहा था। 28 फायर फाइटर्स तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्हें लगा कि ये कोई आम आग है। बेचारों को अंदाजा भी नहीं था कि वो सीधे रेडियोधर्मी आग से लड़ रहे हैं। ये आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में पूरे 10 दिन लग गए। हेलीकॉप्टरों को आग के ठीक ऊपर खतरनाक तरीके से मंडराकर हजारों टन रेत, बोरॉन और सीसा गिराना पड़ा। लेकिन रुकिए, तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और बहुत बड़ा खतरा बिल्कुल सामने खड़ा था। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक पिघलता हुआ, खौलता हुआ रेडियोधर्मी कोर पानी के एक विशाल टैंक से टकराता है। रिएक्टर के ठीक नीचे पानी का एक बहुत बड़ा टैंक था और रिएक्टर का बेस उस भयंकर गर्मी से दरक रहा था। अगर वो पिघला हुआ लावा उस पानी को छू लेता, अगर ऐसा होता तो जो दूसरा धमाका होता वो पहले वाले से कहीं ज्यादा विनाशकारी होता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस थर्मल एक्सप्लोजन से लाखों जानें एक झटके में चली जातीं। और तो और जो रेडिएशन का मलबा पूरे यूरोप में फैलता वो पूरे महाद्वीप को अगले 5 लाख सालों तक इंसानों के रहने लायक नहीं छोड़ता। जी हां, 5 लाख साल। इस महाविनाश को टालने के लिए कुछ ऐसा हुआ जो किसी फिल्म जैसा लगता है। 4 मई को बोरिस, अलेक्सी और वैलेरी, ये 3 असली हीरोज साधारण डाइविंग सूट पहनकर उस खुप अंधेरे और जहरीले पानी में उतर गए। उनका मिशन था अपने हाथों से वॉल्व खोजना और खोलना ताकि पानी बाहर निकल सके। ये काम किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था, लेकिन इनकी इस बहादुरी ने सच में लाखों लोगों की जान बचा ली। अब एक दिलचस्प बात, दुनिया को इस हादसे का पता कैसे चला? कोल्ड वॉर का समय था। सोवियत संघ ने पूरी कोशिश की कि वो इस बात को दुनिया से छिपा ले, लेकिन रेडिएशन कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बॉर्डर पर रुक जाए। स्वीडन के मॉनिटरिंग स्टेशंस ने जब हवा में रेडियोधर्मी धूल का असामान्य स्तर देखा और हवा की दिशा जांची, तब जाकर सोवियत संघ को दुनिया के सामने सच कबूलना ही पड़ा। इस त्रासदी की जो कीमत इंसानों और पर्यावरण ने चुकाई वो दिल दहला देने वाली है। प्लांट के चारों ओर 30 किलोमीटर का एक एक्सक्लूजन जोन बना दिया गया। वहां के पेड़ रेडिएशन से लाल हो गए, जिसे आज रेड फॉरेस्ट कहते हैं। मलबे को साफ करने के लिए 2 लाख से ज्यादा लिक्विडेटर्स ने अपनी जान जोखिम में डाली और दूषित दूध पीने की वजह से 20,000 से ज्यादा बच्चों को थायराइड कैंसर का शिकार होना पड़ा। और जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, $235 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। आपदा की सफाई, लोगों को वहां से निकालने और उस पूरे रिएक्टर को एक कंक्रीट के ढांचे में कैद करने, जिसे सार्कोफेगस कहते हैं, इन सब में सोवियत संघ को इतना भारी आर्थिक नुकसान हुआ। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह बहुत बड़ा आर्थिक झटका ही सोवियत संघ के टूटने की एक बड़ी वजह बना। पर इस घने अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी थी। दुनिया ने सबक लिया। ऐसी त्रासदी दोबारा न हो, इसके लिए WANO यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स बनाया गया, जो दुनिया भर के न्यूक्लियर प्लांट्स की सेफ्टी चेक करता है। नए रिएक्टर डिजाइन्स में बड़े बदलाव किए गए। अब पॉजिटिव फीडबैक लूप से बचने के लिए ग्रेफाइट की जगह पानी का ही इस्तेमाल मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के रूप में होता है। आज लगभग 4 दशक बाद वो 30 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन इंसानों से एकदम वीरान है। लेकिन एक बहुत ही हैरानी की बात देखने को मिली है। इंसानों के न होने से प्रकृति ने इस बंजर जमीन पर वापस कब्जा कर लिया है। आज वहां के रेडियोधर्मी जंगलों में भालू, भेड़िए और कई लुप्तप्राय जानवर आराम से घूम रहे हैं और फल फूल रहे हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर प्रकृति इंसानों द्वारा की गई इतनी बड़ी और भयानक भूल के बाद भी उस जमीन को वापस आबाद कर सकती है, तो ये हमें हमारी सुपर एडवांस तकनीक की कमजोरी और इस धरती की असीमित ताकत के बारे में क्या सिखाता है? जरा सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जल्द ही एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ वापस लौटेंगे।